अस्सलाम वालेकुम। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ द रिस्क। तो इसके मामले में ये है कि क्योंकि हम जानते हैं कि रिस्क के जो आउटकम है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, और कुछ भी नहीं हो सकता। यानी कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे गेन नहीं हुआ, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लॉस ये फॉर एग्जांपल 10% होगा लेकिन वो आपका 12% हो गया। तो रिस्क जो है वो किसी भी शेप में हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। और लेकिन बात यह है कि ये होता क्यों है, रिस्क अक्कर क्यों होता है। तो हम सिर्फ इसी को जानते हैं कि रिजल्ट्स के होने के जो रिजल्ट है ना, जो रिस्क आउटकम आता है वो बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी। क्योंकि हम जो है गैर यकीनी सूरत हाल होती है। आप कोई भी फैसला कर रहे हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एज अ बैंकर आप जो है एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन दे रहे हैं, आप कॉर्पोरेशंस को लोन दे रहे हैं। एज अ क्रेडिट ऑफिसर आप जो आपने जितनी भी डॉक्यूमेंटेशंस की, जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशंस के प्रोसीजर्स थे, आपने सबको फॉलो किया। लेकिन कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती थी, तब भी हो जाता है। लेकिन कुछ चीज़ कंट्रोल में होती हैं, लेकिन फिर भी जो होती है ना कि ऑपरेशनल, जिसको हम कहते हैं कि बैंक का जो है कोई वो क्या कहते हैं, बैंक की अपनी पॉलिसी बदल गई, या फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो है अपने जो है रिस्क को मैनेज करने के लिए कोई नए टूल्स में इंट्रोड्यूस करवा दिए, कुछ स्ट्रिक्टनेस आ गई, या कहीं आपका जो है आपने जो है इग्नोर कर दी कुछ एस्पेक्ट्स जिसको आपने लेस इम्पोर्टेंट समझा, लेकिन वही आपको बहुत ज़्यादा लॉस की तरफ लेकर जा सकता है। तो अगेन यानी कि जो रिस्क है वो बहुत से अनसर्टन फैक्टर्स की वजह से आता है। तो ये जो पहली लाइन थी, द रिस्क में है पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम्स और में सिंपली रिजल्ट इन अनसर्टेनिटी। तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो देयरफॉर रिस्क में बी कंसिडर टू बी रिलेटेड टू एन अपॉर्चुनिटी और लॉस और द प्रेजेंस ऑफ द अनसर्टेनिटी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हम अपॉर्चुनिटी या लॉस को हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल कि अपॉर्चुनिटी की दो तरह की होती है। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि हम जो है होम फाइनेंसिंग करेंगे, और बैंकों ने कहा कि हम बैंकों को कहा गया कि आप होम फाइनेंसिंग करें, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको जो है गारंटी देगी। इनकी जो है क्या कहते हैं, जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो इतने परसेंटेज बैंक देगा, और बाकी जो कुछ परसेंटेज है वो आप क्लाइंट से लेंगे। अब जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो इंटरेस्ट पे करने की गारंटी ली है, तो डेफिनेटली डेट इज़ इन सिक्योर कि आपको मिलती रहेगी। लेकिन जो वह जिस पर्सन को, इंडिविजुअल्स को आपने होम फाइनेंसिंग किया, उससे जो पेमेंट्स मिल रही हैं तो वो कुछ अनसर्टेन है। नो डाउट आपने जो है ना मॉर्गेज की होगी, उसकी प्रॉपर्टी की होगी अगेंस्ट, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि अब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी थी एज अ बैंकर, क्योंकि आप इसके अंदर गवर्नमेंट के साथ आपको जो है लाइन अप हो जाते हो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को होम फाइनेंसिंग करें। तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अब बात यह है कि अगर आपने अपॉर्चुनिटी टेक कर ली तो तब क्या रिस्क आएगा, क्योंकि जो क्लाइंट्स हैं वो उनकी डेथ हो गई, या उनकी प्रॉपर्टी जो है जो उसकी वैल्यूएशन लगाई गई थी वो ज़्यादा थी लेकिन एक्चुअली मार्केट में कम थी। तो ये आपकी बाद में यानी कि अपॉर्चुनिटी अवेल करने के बाद लॉसेस हो सकते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया कि अपॉर्चुनिटी अवेल की, आपने कहा था कि प्रॉफिट अर्न होगा, रिटर्न आएगा, आपका बिजनेस ग्रो कर जाएगा आपने तो, लेकिन इसके साथ रिस्क एसोसिएट करता है। अच्छा, दूसरा रिस्क भी होता है कि आपने अपॉर्चुनिटी अवेल ही नहीं की, आपने कहा कि हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की होम फाइनेंसिंग के साथ नहीं चलते और हम अपना इंडिपेंडेंट लेकर चलेंगे, तो अब आपने जो अपॉर्चुनिटी छोड़ दी, ठीक है, तो अब आपका इसके साथ इस अपॉर्चुनिटी छोड़ जाने का यानी कि फोरगोन करने का जो रिस्क है वो भी इसके साथ एसोसिएट करेगा, क्योंकि जिन्होंने अपॉर्चुनिटी अवेल की उनका बिजनेस क्या कहाँ चला गया, उनकी मार्केट यानी कि मार्केट शेयर कहाँ पहुँच गया, और अगर आपने छोड़ दी तो आप कहाँ रह गए। तो यह कहना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी है ये भी दो तरह की, ये भी आपका रिस्क आता है। आप चाहे से इसे अवेल करें या ना करें, दोनों सूरतों में यू हैव टू बियर यू हैव अ रिस्क फैक्टर। ठीक है, तो ये आता क्यों है, अनसर्टेनिटी
ज़ाहिर है आप एज अ बैंकर देखें तो अनसर्टेनिटी फॉर अ बैंक भी है, अनसर्टेनिटी फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन भी मौजूद है। तो रिस्क को हम यहाँ पे 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे जो बुक में बता रहा है कि कोई राइट प्रॉपर नहीं है कि आप रिस्क को किस तरह कैसे क्लासीफाई करेंगे, लेकिन जनरली हम जो है ना चार तमाम रिस्क को हम चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 है कंप्लायंस। कंप्लायंट रिस्क का मतलब क्या है कि ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप उनको फुलफिल कर रहे हैं तो ठीक है, अगर आप उनको फुलफिल नहीं कर रहे, कंपाइल में नहीं कर रहे, उस पर अमल नहीं कर रहे, तो फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है या जो पाकिस्तान के जो लीगल इंस्टीट्यूशंस हैं वो आप पे केस कर सकते हैं, आपको लाइबिलिटी यानी कि आपको लाइबल कर सकते हैं, आप पे प्लेंटी डाल सकते हैं, आपके बैंक क्लोज भी हो सकता है। बैंक यानी फॉर एग्जांपल कि आपने क्लाइंट को पेमेंट नहीं दी और क्लाइंट चला गया है कोर्ट में, तो आपका जो है बैंक्रप्सी भी हो सकती है। तो लेकिन यहाँ पे कंप्लायंस बैंक्रप्सी में नहीं, ये यहाँ पे हम उसको आगे देखेंगे, हम उसको जो है ऑपरेशनल रिस्क के अंदर देख सकते हैं कि आपको करना चाहिए था नहीं किया। तो खैर यहाँ पे जो समझाना चाह रहा हूँ कि वो है कंप्लायंस रिस्क, यानी कि आपने जो है जितने भी रूल्स रेगुलेशंस और लॉज मौजूद हैं उन बैंकिंग सेक्टर के हवाले से, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के हैं, चाहे वो यानी कि डिपॉजिट से रिलेटेड है, चाहे वो एडवांसेस से रिलेटेड है, या आपने कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस कराया है, क्रेडिट कार्ड है, होम फाइनेंसिंग है, कार फाइनेंसिंग है, तो इसकी जो भी आपने कंप्लायंस रूल्स के को फॉलो करते हुए किया है तो ठीक है, अगर नहीं कर रहे तो आपको इसके ऊपर पेनल्टी पड़ सकती है। ये माइनर भी हो सकती है और मेजर भी हो सकती है, डिपेंड ऑन दी केस। तो ये आपका कंप्लायंट रिस्क बनता है। दूसरा है हैजर्ड या प्योर रिस्क। हैजर्ड रिस्क जो है ये एसोसिएट होता है अनसर्टन इवेंट की वजह से। फॉर एग्जांपल के नेचुरल डिजास्टर आ गया, हैजर्ड इवेंट था, तो अर्थक्वेक आ गया, ठीक है। आपका जो ब्रांचेस थी वो क्या कहते हैं उसके अंदर डैमेज हो गई, या फिर स्ट्राइक हो गई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी स्ट्राइक हो गई, तो कोर्ट ने आकर आपकी किसी ब्रांच के ऊपर अटैक कर दिया और एटीएम मशीन और पैसे लेकर भाग गए, थेफ्ट हो गई, डकैती पड़ गई। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ द हैजर्ड रिस्क। तो ये भी एसोसिएट कर रहा होता है। कंट्रोल रिस्क जो होता है ना, इसको हम कहते हैं अनसर्टेनिटी रिस्क। ये होता क्या है कि आपका प्रोसीजरल या ऑपरेशनल रिस्क होता है, इसको आप मिनिमाइज भी कर सकते थे और कंट्रोल भी कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। लेकिन ये भी जो है इसके अंदर भी इवेंट्स बहुत से आ सकते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं। अब कंट्रोल रिस्क को हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते। क्वांटिफाई ये नहीं कर सकते मतलब ये है कि आपने न्यू कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराई। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि हम जो है एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस कराकर उसको मार्केट के अंदर लॉन्च करना था। आपने पूरा जो है स्टार्टिंग से लेकर उसके एंड तक तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस भी दे दिए, मार्केट और उन लोगों को डिफाइन भी कर दिया कि इनको देना है। लेकिन बात यह है कि एग्जीक्यूट जब किया जा रहा था तो वो उसके अंदर प्रॉब्लम आ सकते हैं। यानी कि आपने जो एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा होगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ प्रैक्टिकली जब आपने इसको लॉन्च किया, तो गैप आ जाएगा। तो ये आपका जो है ना, ये आपका जो है ना कंट्रोल या अनसर्टेनिटी रिस्क, इसके अंदर से ये एक फैक्टर है जो इसमें आपके इम्पैक्ट कर रहा होता है। फाइन लास्ट वन है अपॉर्चुनिटी स्पेकुलेटर रिस्क। ये वही है जो मैंने अभी आपको ऊपर एग्जांपल दी कि आपके पास आप एज बैंकर हैं, अब आपके पास डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन एडवांसेस कम है, बाकी कैश इन हैंड है। तो आप इस कैश को कहाँ लगाएंगे? क्या आप टी बिल में लगा देंगे, ट्रेड बिल में लगा देंगे, या किसी ऑर्गेनाइजेशंस के या जो लिस्टेड कंपनीज हैं पाकिस्तान की, यूएसए की, चाइना की, आप वहाँ जाकर इन्वेस्ट कर देंगे, उनके शेयर्स खरीद लेंगे? क्या करेंगे यहाँ पे? ठीक है ना। तो अगर आपने अपनी ये जो कैश आपके पास इन हैंड था या कुछ कैश फ्री पड़ा था, तो अब आपने जो स्टेट बैंक की ये जो एक स्पेसिफिक गाइडलाइन है उससे ऊपर भी कैश पड़ा था, तो आपने इसको इन्वेस्ट करना है। तो आपने इसको इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कैसे करेंगे? ठीक है ना। तो अगर कर देंगे तो आप यानी कि कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आई है, आपने इन्वेस्ट कर दिया है, तो आपको रिटर्न मिलेगा। ठीक है, हो सकता है कि रिटर्न ना मिले, लॉस भी हो सकता है, ये भी उसके साथ एसोसिएट हो जाएगा। और दूसरी ये होता है कि अगर आप अपॉर्चुनिटी नहीं अवेल करते
बैठे रहते हैं कैश लेकर, तब भी इसके साथ आपका रिस्क है, तो ये स्पेकुलेटिव रिस्क कहलाता है। तो जो मैंने ऊपर एग्जांपल दी थी कि होम फाइनेंसिंग की, वो इसके अंदर दोबारा हम देख सकते हैं। तो खैर, अब हम रीडिंग करते हैं इसको, कि जो हम इसमें समझने की कोशिश की है। अगर आप, ये मैंने कुछ टेक्स्ट हाईलाइट किया तो इसको हम रीड करते हैं। देयर आर सर्टेन रिस्क इवेंट दैट कैन ओनली रिजल्ट इन नेगेटिव आउटकम। वो ये कह रहा है कि कुछ रिजल्ट, कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिसके सिर्फ आने पे नेगेटिव आउटकम हो सकते हैं, तो वो रिस्क उसके साथ एसोसिएट होता है। इसके अंदर जो हैजर्ड रिस्क है वो हमेशा, जिसको हम प्योर रिस्क भी कहते हैं, ये हमेशा नेगेटिव आउटकम देगा। जिस तरह मैंने कहा कि नेचुरल डिजास्टर किसी भी शक्ल में हो सकती है, थेफ्ट हो गया, ठीक है, डकैती पड़ गई, तो जाहिर है वो लॉस हो गया, ठीक है। एंड दिस में बी थॉट ऑफ एज अ ऑपरेशनल और द इन इंश्योरेबल रिस्क। तो इनको जो है ऑपरेशनल रिस्क के तौर पर भी देखा जा सकता था, और इन यानी कि ये इंश्योरेबल है, हम इसको डिडक्ट नहीं कर सकते। अभी ऑपरेशनल रिस्क कैसे हो सकता है? फॉर एग्जांपल कि आपकी ब्रांच है वो थेफ्ट हो गया, डकैती पड़ गई, तो उसको रोका जा सकता था। कैसे रोका जा सकता था? आपने सिक्योरिटी को बढ़ाना चाहिए था, आपको मेटल डिटेक्टर होने चाहिए थे, ये भी आपका एक ऑपरेशनल प्रोसीजर था। लेकिन अगर आप इनको वायलेट करके भी आगे वायलेट कर देते हैं सिक्योरिटी मेजर्स को, तो फिर आपका यानी कि फेलर ऑफ द ऑपरेशन था कंट्रोल, तो उसके नतीजे में भी ये इवेंट हो सकता है। इन जनरल ऑर्गेनाइजेशन विल हैव अ टॉलरेंस ऑफ हैजर्ड रिस्क। ये दैट इज अ इम्पोर्टेंट पॉइंट के टॉलरेंस ऑफ हैजर्ड रिस्क। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन वो कहती है कि अगर हैजर्ड रिस्क आते हैं और आपको लॉस होता है तो आप कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, टोटल एसेट्स का 5%, 10% कितना कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये डेट इज़ इम्पोर्टेंट। अगर आपके पास टॉलरेंस ज़्यादा है तो इसका मतलब है आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आपका बैंक जो है वो सरवाइव कर जाएगा। अगर आपके अंदर टॉलरेंस नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या बैंक के अंदर टॉलरेंस नहीं है उस एज रिस्क को ऑब्जर्व करने की, बर्दाश्त करने की, तो वो बैंकरप्ट हो सकता है, वो लिक्विडेट कर सकता है, यानी कि उसको बैंक लिक्विडेट हो सकता है, या कोई दूसरा बैंक उसको एक्वायर कर सकता है, मर्जर हो सकती है, या वो मार्केट से ही ख़त्म हो सकता है, ठीक है ना। तो ये टॉलरेंस ऑफ हैजर्ड रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप जो लॉस को कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, जो हैजर्ड रिसर्च की सूरत में आता है, ठीक है। एंड दिस नीड टू बी मैनेज विद इन द लेवल दैट द ऑर्गेनाइजेशन कैन टॉलरेट। अगेन, कि जितना मैनेज कर सकते हैं उतना मैनेज करें, जितना टॉलरेट के हिसाब से, यानी कि जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं उसके मुताबिक उसको मैनेज भी करना बहुत ज़रूरी है। अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द, यहाँ पे क्या है, मैंने पहले बहुत सी एग्जाम्पल दी थी कि हैजर्ड रिसर्च के क्या है, डेट इज ऑफ थेफ्ट, ठीक है। देयर आर द अदर रिस्क दैट गिव राइज टू अनसर्टेनिटी अबाउट द आउटकम ऑफ द सिचुएशन। अब वो जाहिर है रिस्क को तो हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेड होता है और किसी इवेंट के होने पे आता है, तो आउटकम ऑफ सिचुएशन का मतलब किसी इवेंट की वजह से, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं, कंट्रोल रिस्क। दिस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द कंट्रोल रिस्क और द फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। हम देखें ना, कंट्रोल रिस्क का मतलब क्या है कि ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ रिलेट करता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, जिसका मैंने ऊपर एग्जांपल आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किया कि प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल कि आपने कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लॉन्च कर रहे हैं, पहले आपने डिज़ाइन किया है, फिर उसको लॉन्च कर रहे हैं, फिर उसको जो है मार्केट तक ले गए, तो आपने जो पैरामीटर बनाए थे, जो वो पॉइंट्स आपके जहन में थे उसको लॉन्च करते हुए, लॉन्च से लेकर उसके एग्जीक्यूशन तक, ओके। लेकिन जब प्रैक्टिकली आप इसको करने लगे हैं तो आपको बहुत सी प्रॉब्लम का सामना आया, जिसके अंदर बहुत से रिस्क शामिल हो गए। फॉर एग्जांपल कि बहुत से जो आप में जो इन्फॉर्मेशन थी, जो आपने कहा था कि भी ये होगा, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं थी, वो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन थी आपके पास। जब मार्केट में ना आए तो आपके पास बहुत से क्वेश्चन ऐसे हुए जिसका आंसर नहीं था। यानी कि अब आपका ये प्रोजेक्ट क्या हुआ, आपने उसको डिज़ाइन किया,
आपने उसको इम्प्लीमेंट भी की, लॉन्च भी कर दिया। अब लॉन्च के दौरान आपको इशू आ गए, तो अब आपका ये प्रोजेक्ट क्या हो रहा है, डिले हो रहा है। आपने कहा था विद इन 2 ईयर्स हम इसको बूम पे ले जाएंगे, कम एग्जीक्यूशन कर देंगे और हर चीज़ हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं इशू आ गए आपके पास। अब उन इश्यूज़ को सॉल्व करने पे आपको टाइम लगा, और उनको उसको मैनेज करने में और उसके अप्रूवल में आपको मज़ीद, यानी कि रीडिज़ाइन रीफॉर्मुलेट करने पे आपको मज़ीद टाइम रिक्वायर्ड है। तो आपका ये प्रोजेक्ट क्या हो गया, डिले हो गया। लेकिन आपके दूसरे कंपटीटर ने उसी प्रोजेक्ट के ऊपर सेम इंस्ट्रूमेंट निकाल दिया, तो आपसे मार्केट में लीड कर गया। लेकिन उसने, यानी कि एज़ कम्पेयर उसने बहुत सी चीज़ों को आपसे सीखते हुए एज अ प्रोएक्टिव उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। तो अब आपका जो है मार्केट शेयर उस प्रोजेक्ट के हवाले से कम हो सकता है। तो अगेन दीज आर दी थिंग्स कि आपको देखना पड़ेगा कि आप कितने क्लोजली जो है इसको प्रिडिक्ट करते हैं। तो डेट इज़ अ इम्पोर्टेंट पॉइंट के कंट्रोल रिस्क क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे हम देखते हैं अनसर्टेनिटी कैन बी एसोसिएटेड विद द बेनिफिट। ठीक है, अनसर्टेनिटी आपको के फायदे में भी जा सकती हैं, दैट द प्रोजेक्ट प्रोड्यूसेस एज वेल एज अनसर्टेनिटी अबाउट द डिलीवरी ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। ये डिलीवरी होती है, यानी कि वक्त पे आपने एक्सिक्यूट कर दिया विद इन द बजट एंड टू स्पेसिफिकेशन। ठीक है, हो गया तो मतलब है आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अगर नहीं हुआ, यानी कि इसके रिवर्स हो गई चीज़, तो आपको क्या होगा, फेल हो जाएंगे अपने अपने डिज़ायर्ड आउटकम लाने में। तो तब दिस पर्पज इज टू रिड्यूस। अब यहाँ पे जो बात है वो ये है कि द पर्पज इज टू रिड्यूस द वेरिएंस बिटवीन द एंटीसिपेटेड आउटकम्स एंड एक्चुअल रिजल्ट्स। आपको याद है कि हमने पहले 3-4 लेक्चर सिर्फ इसी पे लगाए थे, स्टैटिस्टिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर कि मीन क्या होता है, एक्सपेक्टेड मीन कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी के साथ उसका क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस को हमने कहा था। हमने ये कहा था कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो हमारा रिस्क को मेजर करने में हम लोग उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ वेरिएंस जो है ये स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये आपका एंड क्या होगा कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपका फॉर एग्जांपल 20% रिटर्न होगा, लेकिन आपका एक्चुअल रिटर्न आया 10%। तो 20 और 10% का जो डिफरेंस आ रहा है, ये 10% आ रहा है, तो ये आपका रिस्क है। अब बात यह है कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 20% और आगे एक्चुअल आ गया 15%, तो अब आपका जो डेविएशन आ रही है वो कितनी आ रही है, 5%। तो इसका मतलब ये हुआ है कि जितनी ये आप एक्सपेक्टेड और एक्चुअल आउटकम के दरमियान जितना गैप कम से कम आएगा, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस जितना कम से कम होगा, उतना आप अपने रिस्क को बेहतर कंट्रोल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। और जितना ये गैप बढ़ता चला जाएगा उतना आपकी इनएफिशिएंसी होगी। तो आपको देखना पड़ेगा कि ये जो रिस्क जो एक्सपेक्टेड आउटकम और एक्चुअल रिजल्ट्स के दरमियान जो फ़र्क आ रहा है, ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा। तो आपको देखना पड़ेगा कि ये आपके एंड पे है कि कैसे कंट्रोल किया जा सकता था और आपने नहीं किया। तो ऑर्गेनाइजेशन अपनी इनएफिशिएंसीज को देखे और इसे ओवरकम करे। अगर वो हैज़र्ड रिजल्ट्स की वजह से जिसके कंट्रोल में नहीं है और अनप्रिडिक्टेबल है, तो फिर इसका मतलब है कंपनी को उन हैज़र्ड रिजल्ट्स के अंदर जो बार बार आ रहे हैं, तो इन फ्यूचर उसकी पॉलिसीज को देखना पड़ेगा, सिक्योरिटी मेजर्स को देखना पड़ेगा। जिस फॉर एग्जांपल थेफ्ट हो रही है, बार बार एक ही ब्रांच जो है 3-4 दफ़ा जो है डकैती हो गई, लोग पैसा लूट कर चले गए, तो यू शुड कंसिडर। ठीक है ना, तो आपको इसके ऊपर मेजर लेनी पड़ेंगी। एट द सेम, नेक्स्ट पॉइंट पैराग्राफ है, एट द सेम टाइम ऑर्गेनाइजेशन डेलिबरेटली टेक द रिस्क। अब कुछ कंपनी जानबूझकर रिस्क टेक करती हैं, ठीक है। अब वो क्या है जिसको हम क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी या स्पेक्युलेटिव रिस्क, कि हम जानबूझ के जो है वो रिस्क टेक कर लेते हैं, क्योंकि कि हम कहते हैं, क्या कहते हैं, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। तो क्योंकि जब कंपनी खुद ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगी जिससे वो यानी कि अपॉर्चुनिटी अवेल करेगी, होम फाइनेंसिंग जिस तरह मैंने बात की, एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग बैंक करते हैं स्टेट बैंक के कहने पे, तो वो जो अपॉर्चुनिटी अवेल कर रहे हैं डेफिनेटली हायर द रिस्क और हायर द रिटर्न के लिए वो करते हैं। लेकिन मैंने ऊपर भी पहले बात की थी कि अपॉर्चुनिटी अवेल करने का भी रिस्क है और अपॉर्चुनिटी छोड़ने का भी रिस्क है। डिपेंड अपॉन दी स्नैरियो कि स्नैरियो क्या है।
तो हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम इस पूरी बुक के अंदर वो ये कह रहा है कि ज़्यादातर हमारे जो चैप्टर्स हैं हम जो कंसिडर करेंगे वो हैज़र्ड रिस्क के ऊपर हम इसको देखेंगे। अब हैज़र्ड रिस्क क्या है? एसोसिएटेड विद दिस सोर्स ऑफ पोटेंशियल harm or a situation with the potential to the undermine the objective in a negative way। डेफिनेटली कोई भी एक सिचुएशन हो गई है जिसे जिसे कोई हैज़र्ड इवेंट हुआ है और उसने आपके ऑर्गेनाइजेशंस को या आपके बैंक की ब्रांच को या आपके बैंक को जो है नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो वो हैज़र्ड रिस्क मैनेजमेंट को जो है क्या करना चाहिए? उसको मिटिगेट करना है, मिटिगेट बिल्कुल ख़त्म करना है जितना आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशनल जो रिस्क होता है उसे कंट्रोल किया जा सकता है। और जो एक मिनट में आपको ऊपर जाकर ना कुछ मज़ीद क्लियर कर दूं यहाँ पे कि देखिए कंप्लायंट रिस्क क्या है? ये उस वक्त आएगा जब आप रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, यानी कि कंप्लायंस ऑफ द रेगुलेशन। ठीक है, अगर आप कर रहे हैं तो नहीं होगा, अगर नहीं कर रहे, कहीं आप डेविएट हो रहे हैं तो आप यू हैव टू पे, जिसको आप कर सकते थे, कंट्रोल कर सकते थे। हैज़र्ड रिस्क ये प्योर रिस्क है, ये हमेशा नेगेटिव ही होगा। ठीक है ना, इसका क्या होगा कि अगर ये कंप्लायंस कर रहे हैं तो कोई रिस्क नहीं है, कंप्लायंस नहीं कर रहे तो रिस्क होगा, यानी कि रिस्क क्या है? लॉस और नो लॉस। ठीक है, प्लेंटी या नो प्लेंटी। हैज़र्ड्स के अंदर क्या है कि वो हो गया, कोविड-19 आ गया, अर्थक्वेक आ गया या वार हो गई, ठीक है, थेफ्ट हो गई, तो इसलिए हमेशा आपका नेगेटिव ही रहेगा, पॉजिटिव यानी कि वो नहीं होगा कि नेगेटिव लॉस है और नहीं है। ठीक है, कंट्रोल रिस्क इसके अंदर क्या है कि अगर आपने कंट्रोल इफेक्टिवली कर लिया है प्रोजेक्ट्स को, ठीक है, तो ठीक है, कोई रिस्क नहीं होगा। अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो देयर इज अगेन रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क है। अपॉर्चुनिटी रिस्क अवेल करेंगे तब भी है, अवेल नहीं करेंगे तब भी है, लेकिन ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि इसके अंदर आपको लॉस भी हो सकता है और फायदा भी हो सकता है, इसलिए इसको स्पेकुलेटिव कहा गया है। तो मेरे ख्याल में ये जो मैंने आगे आपको एक्सप्लेन की हैं अभी चीज़ें, तो अब ये दोबारा जब मैंने इसको इन पॉइंट ऑफ व्यू से समराइज़ किया है तो आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन होगी तो हम लाइव हो जाएंगे, तो उसको मज़ीद डिस्कस कर लेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा रिस्क डिस्क्रिप्शन, तो हम इसको देखेंगे। तो आप इसको एक दफ़ा रीड कर लेंगे। तो इस वक्त आपको मैं छोटी सी असाइनमेंट दे रहा हूँ जो आपने अपने LMS पे जाके करनी होगी। वो ये होगी कि डिफरेंशिएट बिटवीन, मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं असाइनमेंट टाइप कर देता हूँ, डिफरेंशिएट बिटवीन हैज़र्ड रिस्क फ्रॉम अपॉर्चुनिटी रिस्क। तो आपका ये जो आंसर होगा नॉट मोर देन 100 वर्ड, 100 वर्ड से ज़्यादा आपका आंसर नहीं होना चाहिए। ये आपकी छोटी सी असाइनमेंट होगी जो LMS पे आपने करनी होगी। तो होपफुली आप इसको जाकर करेंगे। तो मैं अभी लेक्चर से होकर इसको जो है आपको अपलोड कर दूँगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।